अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ इरम सईद और मैं हूं महरुख शहरियार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि नेपरा ने बिजली एक माह के लिए ₹3.99 फी यूनिट महंगी कर दी है। नेपरा ने कीमत में इजाफा अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे वहाब कामरान से। तो वहाब, बिजली सार्फिन पर कितना बोझ पड़ेगा? देखिए, मजमूई तौर पर इस इजाफे से 40 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफी बोझ पड़ेगा आइंदा माह के बिलों में बिजली सार्फिन पर। आज समाअत हुई है। चेयरमैन नेपरा की जेर सदारत सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मजमूई तौर पर ₹4.05 फी यूनिट इजाफा मांगा था एक माह के लिए। ताहम अथॉरिटी ने आज समाअत के दौरान जब आदाद शुमार का जायजा लिया तो करार दिया गया कि ₹3.99 फी यूनिट इजाफा किया जाएगा एक माह के लिए। सार्फिन को ये इजाफी वसूलियाँ आइंदा माह के बिलों में उनसे वसूल की जाएंगी और इस फैसले से के इलेक्ट्रिक के अलावा मुल्क भर के सार्फिन पर इजाफी बोझ पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया वहाब कामरान, अपडेट किया आपने। बिजली महंगी तो हो गई लेकिन मिल नहीं रही। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6,690 मेगावाट हो गया। बिजली की मजमूई पैदावार 19,310 मेगावाट जबकि तलब 26,000 मेगावाट है। आपको बताएं कि मुख्तलिफ शहरों में 12-12 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली महंगी भी हुई है और आवाम को मिल भी नहीं रही है। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6,690 मेगावाट हो चुका है जबकि बिजली की मजमूई पैदावार 19,310 मेगावाट है। एक और अहम खबर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। चीनी बाशिंदों को वीज़े में एक मरतबा फिर रियायत देने, IG बलूचिस्तान की तकर्रुरी और तबादले, निजकारी कमीशन के सेक्रेटरी और इंसानी हुकूक कमीशन के मेंबर की तैनाती की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आज़म आज सरकारी दौरे पर तुर्की भी जाएंगे। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं सभा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से मजीद आपके पास? जी बिल्कुल, वफाकी काबीना का 7 नुकाती एजेंडा है जिसके ऊपर गौर किया जा रहा है। इंसानी हकूक कमीशन के मेंबर की तैनाती की मंजूरी दी जाएगी। रेलवे कवानीन तरमीमी ऑर्डिनेंस की वापसी जो है वो भी एजेंडे में शामिल है। वफाकी काबीना इकनॉमिक इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास के फैसलों की तौसीक करेगी और चीनी बाशिंदों को वीजे में एक बार रियायत देने पर भी गौर किया जाएगा। वफाकी काबीना में IG बलूचिस्तान के तकर्रुर और तबादले का एजेंडा आइटम भी शामिल है और निजकारी कमीशन के सेक्रेटरी की तैनाती भी की जानी है। इसके साथ साथ नेपरा एक्ट के तहत एपलेट ट्रिब्यूनल में मेंबर फाइनेंस और मेंबर इलेक्ट्रिसिटी तैनाती पर भी गौर किया जाएगा। और चूंकि वज़ीर आज़म ने तुर्की जाना है, इस हवाले से भी काबीना अरकान को एतमाद में लिया जा रहा है और जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर भी तफसीली गौर हो रहा है। बहुत शुक्रिया उस्मान खान, अपडेट किया आपने। पंजाब में आईनी बहरान का खात्मा, सूबे के नए गवर्नर ने हलफ उठा लिया। बलीगुर रहमान ने पंजाब काबीना से भी हलफ लिया। हमजा शहबाज ने नौमुंतखब गवर्नर पंजाब के साथ मिलकर अवाम की खिदमत का आज़म दोहराया। कहा, आज आइन और कानून की बालादस्ती हुई है। मोहम्मद बलीगुर रहमान पंजाब के गवर्नर बन गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ओहदे का हल्फ लिया। मोहम्मद बलीगुर रहमान सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। तकरीब हल्फ बर्दारी में शरीक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने बलीगुर रहमान को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उनका कहना था कि गवर्नर पंजाब का मनसब अवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल होगा। हम मिलकर सूबे के अवाम की खिदमत करेंगे। आज आईन और कानून की बालादस्ती हुई है। अपना हल्फ उठाने के बाद बलीगुर रहमान ने पंजाब काबीना से हल्फ लिया। मैं सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पंजाब की वजारत दाखिला का कलमदान अताउल्ला तारड़ को दिया गया। मलिक अहमद खान वजारत कानून और पार्लिमानी उमूर, सरदार उवैस खान लगारी वजीर बल्दियात, राना इकबाल CNW के वजीर, ख्वाजा सलमान रफीक वजीर सेहत पंजाब होंगे। हसन मुर्तजा, बिलाल असगर और अली हैदर गिलानी भी काबीना में शामिल हैं।
साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि उन्हें 22 करोड़ आवाम ने पाकिस्तान के लिए मुंतखब किया था, दुनिया की गलतियां ठीक करने के लिए नहीं। दुनिया पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में मुदाखलत ना करे, इलेक्शन चाहते हैं, आवाम को फैसला करने दे। रूस का दौरा पहले से तयशुदा था, इसका यूक्रेन जंग से कोई ताल्लुक नहीं। और लाहौर लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ का मुकदमा, सेशन कोर्ट लाहौर ने यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल, महमूद रशीद और मुराद रास की 11 जून तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। अरशद अली हमारे साथ हैं। अरशद, अब इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? जी बिल्कुल, जो है इनको 11 जून तक गिरफ्तार करने से अदालत ने रोक दिया है और चारों अफराद को शामिल तफ्तीश होने के अहकाम जारी किए गए हैं। जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद, मुराद रास, मियां महमूद रशीद और अदली बवास की जानब से अदालत के रूबरू जो है वो बुरी दरख्वास्त जमानतें दायर की गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमाओं ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जो है वो बुरी दरख्वास्त जमानत दायर की है और अपनी दरख्वास्तों में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पुलिस की जानब से लॉन्ग मार्च के दौरान हमारे पर तशद्दुद किया गया और अब पुलिस ने हकायक के बरक्स जो है वो मुकदमा दर्ज किया है, लिहाजा खदशा है कि पुलिस जो है वो हमें गिरफ्तार कर लेगी। अदालत हमारी अबूरी दरख्वास्त जमानत मंजूर करे। अदालत ने कार्रवाई करते हुए 5 जो रहनुमा हैं उनकी अबूरी दरख्वास्त जमानत 11 जून तक मंजूर कर ली है। बहुत शुक्रिया आपका डिटेल्स के लिए। इक़्तिदार में आते हैं तो हुकूमत की तैयारी नहीं होती, अपोजिशन में आते हैं तो लॉन्ग मार्च की तैयारी नहीं होती। चेयरमैन पीटीआई मकसद के हुसूल में नाकामी पर जिम्मेदारी हमेशा तैयारी पर डाल देते हैं। माजी में क्या कहते रहे आपको दिखाते हैं। पूरी समझ के इलेक्शन लड़ेंगे, गवर्नमेंट का भी समझ गए हैं कि अब हमने गवर्नमेंट में आके क्या तैयारियां करनी है, क्योंकि पहले तो हमें आइडिया ही नहीं था गवर्नमेंट का। शुरू किधर से करना है, क्या बातें कर रहे हैं? मैं तैयारी कर रहा हूं, ठीक है, जो अब हम निकलेंगे चेक कर लेना, ये ना हो मैं अब फिर से निकलूंगा। अब हम निकलेंगे तैयारी करके, हमारी किसी की तैयारी नहीं, हम बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड जाके फंस गए। इस बार हम तैयारी करके जाएंगे। सारी कौम को अब तैयार कर रहा हूं, अब जो मैं कॉल दूंगा एक एक चीज की अब हम तैयारी करेंगे। आने में हमें देर होगी, कोई भी तैयार नहीं था उसके लिए, कंफ्यूजन मची हुई थी, लिहाजा कोई तैयारी नहीं थी। आज आप सबके सामने खड़ा होकर ये कह रहा हूं, प्लान करके जाएंगे। अब इस तैयारी हमने की नहीं थी, इस बारी तो हमने तैयारी नहीं की थी, बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड जाके फंस गए। इस बारी हम तैयारी करके जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली की हिदायत पर इमरान खान समेत पीटीआई के 131 मुस्ताफी अरकान को नोटिस जारी कर दिए गए। तस्दीकी अमल के लिए 5 रोज मुख्तस किए गए हैं। फवाद चौधरी कहते हैं इस्तीफे पहले ही मंजूर हो चुके हैं, इस्तीफों की तस्दीक का अमल गैर आईनी है। तहरीक इंसाफ के 131 मुस्ताफी अरकान को नोटिस जारी। इमरान खान समेत दीगर अरकान को जाती हैसियत में बुला लिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की हिदायत पर नोटिस जारी किए गए। मुस्ताफी अरकान के तस्दीकी अमल के लिए 5 दिन मुख्तस किए गए हैं। पीर से जुम्मा तक अरकान से तस्दीक कराई जाएगी। रोजाना 30 MNS को तस्दीक के लिए बुलाया जाएगा। हर रुकने असम्बली को तस्दीक के लिए 5 मिनट का वक्त मिलेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने समा से गुफ्तगू में कहा, अरकान के इस्तीफों का तस्दीकी अमल आइन के खिलाफ है। स्पीकर है, उनको कोई इख्तियार नहीं है कि वो रिव्यू कर सके स्पीकर के फैसले, और क्योंकि वो इस्तीफे एक्सेप्ट हो चुके हैं लिहाजा उनका तस्दीकी अमल जो है वो मुमकिन नहीं है। और जो इस्तीफे हमारे 131 अरकान ने दिए हैं उनको डी नोटिफिकेशन करना है इलेक्शन कमीशन, उनको वो डी नोटिफाई करने चाहिए। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार करते हुए कहा, अगर इस्तीफों की तस्दीक नहीं कराएंगे तो नाअहल हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं, ये इस्तीफे देने नहीं चाहते, ये पिछली दफा वाला ड्रामा है 2014 वाला, ये फिर रेंगते हुए घुटनों के बल जो है वापस आएंगे। अगर नोटिस इनको चले गए हैं जिस तरह आप फरमा रहे हैं तो फिर इस्तीफे भी मंजूर हो जाएंगे। ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि पीटीआई के बेशतर मुस्ताफी अरकान पार्टी क़यादत को खातिर में नहीं ला रहे। पीटीआई के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। और अब आपको बताएं कि स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और तहरीक इंसाफ के नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सिर्फ समा पर आपको बताते हैं। मोहसिन बिलाल हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन, क्या होता रहा, क्या कहानी है अंदर की?
जी बिल्कुल, कल तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी चौधरी परवेज इलाही की रहायशगाह पहुंचे थे। तवील नशिस्त हुई थी और इसकी जो अंदरूनी कहानी है, स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने शाह महमूद कुरैशी को मशवरा दिया कि अपने चेयरमैन को उनकी ये मशवरा पहुंचाएं कि जो पार्लियामेंट में जंग है वो बेहतर अंदाज से लड़ी जा सकती है और जमहूरी तरीका यही है कि अगर हुकूमत से कोई इख्तलाफ है तो उसको पार्लियामेंट के अंदर हाईलाइट किया जाए और अपनी जद्दोजहद जो है वो पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जारी रखनी चाहिए। और बेहतरीन जो फोरम है वो पार्लिमानी है और पीटीआई को चाहिए कि जो उन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए हैं उस पर नजरसानी की जाए। चौधरी परवेज इलाही की बात से ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने इत्तेफाक किया और उनका ये कहना था कि जो उनकी कोर कमेटी का इजलास हुआ था उसमें भी बात अरकान की राय यही थी कि जो इस्तीफों का मामला है कौमी असम्बली में उस पर नजरसानी की जानी चाहिए। दूसरी जानिब ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से भी जो है दोनों रहनुमाओं में मुशावरत हुई। और ये तो हो गई मुलाकात की अंदरूनी कहानी। और लाहौर में इंसदाद मनशियात की खुसूसी अदालत ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को भी तलब किया है। इस हवाले से भी बताइएगा क्या अपडेट्स हैं। से ये कहना था ज़राए के मुताबिक कि जो आपका मशवरा है उस हवाले से चेयरमैन पीटीआई को आगाह किया जाएगा। जी अच्छा ठीक है अरशद, इस हवाले से तो आप बता रहे थे लाहौर में इंसदाद मनशियात की खुसूसी अदालत ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को भी बुलाया है। किस डेट को तलब किया गया है बताइएगा इस हवाले से। आपको बताएं कि लाहौर में इंसदाद मनशियात की खुसूसी अदालत ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को 25 जून को फ़र्द जुर्म के लिए तलब कर लिया है। अहम डेवलपमेंट है, लाहौर में इंसदाद मनशियात की खुसूसी अदालत ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को 25 जून को फ़र्द जुर्म के लिए तलब कर लिया है। अदालत ने गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। राना सना की मुस्तकिल हाज़री मुआफ़ी की दरख्वास्त पर वकला दलाइल दें, फ़ैसले में ऐसा कहा गया है। साथ ही आपको बताएं कि राना सना की प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट्स खोलने की दरख्वास्त पर भी जवाब तलब कर लिया गया है। राना सना की मुस्तकिल हाज़री मुआफ़ी की दरख्वास्त पर वकला दलाइल दें, ये फैसला दिया गया है। अदालत ने गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है जिसके मुताबिक मनशियात बरामदगी केस राना सनाउल्लाह को फ़र्द जुर्म के लिए तलब कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में हाई प्रोफाइल मुकदमा की तहकीकात में मुबैना मुदाखलत पर आज खुद नोटिस 3 जून को समात के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्ज बेंच ने DG FIA और डायरेक्टर लॉ ऑपरेशंस को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है। आपको ये बताते चले कि हाई प्रोफाइल मुकदमात में मुबैना मुदाखलत और ऐसे में आज खुद नोटिस समात के लिए मुकर्रर हो गई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्ज बेंच 3 जून को समात करेगा और डायरेक्टर लॉ ऑपरेशंस FIA को रिकॉर्ड समेत पेश होने की हिदायत भी की गई थी। और इसके अलावा ECL रूल्स में तरमीम के तरीक़ेकार की रिपोर्ट भी मांगी गई थी। अदालत ने ECL से निकाले गए काबीना अरकान की तफसीलात भी मांगी थी। और पाक फौज हर मुश्किल में अवाम की खिदमत में पेश है। खुश्क साली से मुतासिरा चोलिस्तान में तिबी और रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं जहां से पाक फौज के दस्ते मकामी अफराद को साफ पानी और दीगर ज़रूरत की चीज़ें फराहम करने में मसरूफ़ हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ हमारे साथ मौजूद हैं। नईम बताइएगा, अब तक राशन भी तकसीम किया जा चुका है? जी बिल्कुल, पाक फौज जो है खुश्क साली के महाज पर भी चोलिस्तान के अवाम के लिए बिल्कुल मसीहा साबित हुई है और हर मुश्किल में अवाम की खिदमत के लिए पेश है। हमारी इतलात के मुताबिक हजारों अफराद में अब तक राशन तकसीम किया जा चुका है चोलिस्तान में, जबकि मवेशियों के लिए वैक्सीनेशन, शेल्टर और वाटर बाउजर का इस्तेमाल किया गया है। मुतासरा इलाकों में ट्यूबवेल, हैंडपंप्स, RO प्लांट्स का जामिया मनसूबा भी लगाया जा चुका है, जबकि चोलिस्तान के अवाम बर वक्त इंतजामी सरगर्मियां करने पर पाक फौज के शुक्रगुजार भी हैं। जबकि 24 मई को डीर और बजौन, मिस्रीवाला, पनवारा, अहमदवाला में रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। नवाकोट, कहरीवाला, चनन पीर और मुतासरा इलाकों में भी जो है वो रिलीफ कैंप कायम करने के अलावा पाक फौज ने हैजे की बीमारी, बलोचिस्तान के बागात में लगने वाली आग पर भी काबू पाया है। और चोलिस्तान के अवाम से जो बात हुई है मीडिया के मुख्तलिफ नुमाइंदों की, वो बहुत ही मशकूर हैं और एक मसीहा कह रहे हैं पाक फौज के जवानों को जो दिन रात जो है उनकी खिदमत के लिए कोशा है। ठीक है, पाक फौज हर मुश्किल वक्त में काम आती है। अपडेट कर रहे थे आप, बेहद शुक्रिया आपका। नहीं
की जो है बहुत बहुत मेहरबानी, जो है राशन दे रहे हैं गरीबों को और पीने के लिए पानी दे रहे हैं, तो ये इनका बहुत बहुत शुक्रिया। आर्मी ने मेडिकल कैंप लगाया हुआ है, बहुत सी सहूलियात है। और कराची में अगर किसी शख्स की गाड़ी छिन जाए या चोरी हो जाए तो पुलिस मदद करने के बजाय मुतासिरा शहरी को ही लूटना शुरू कर देती है। मुतासिरा शहरी किस तरह से तफ्तीशी अफसरों की ज्यादतियों का निशाना बनता है, बता रहे हैं शाहनवाज अली कादरी अपनी रिपोर्ट में। मोहम्मद अफजल के घर की रोजी रोटी का दारोमदार इन 3 गाड़ियों पर था, जिसे उसने अपने दोस्त मोहम्मद हसन के जरिए एक कंपनी को किराए पर दे रखा था। इन गाड़ियों से अफजल का बहुत अच्छा गुजारा हो रहा था। कुछ अरसे किराया मिलने के बाद अफजल के दोस्त हसन ने उसे बताया कि उसकी 3 गाड़ियां हनीफ नामी ट्रांसपोर्टर ने हथिया ली है। इसके बाद अफजल ने अपनी गाड़ियों की वापसी के लिए पुलिस से रब्ता किया और यहीं से अफजल की अजियत का आगाज हुआ। FIR के इंदराज के बाद भी नॉर्थ नाजिबाद पुलिस ने कोई पेशरफ नहीं की, तो मोहम्मद अफजल ने खुद हनीफ ट्रांसपोर्टर से रब्ता किया, जिसने इसकी 3 गाड़ियां हथियाई हुई थी। कह रहा है हसन अहमद खान ने मुझे गाड़ियां बेची हैं, ये मोहम्मद हनीफ का कहना। जो अब उनका ये, मैंने बोला कि सर अगर आप ये बोल रहे हैं कि मुझे हसन अहमद खान ने गाड़ियाँ बेची हैं, तो बग़ैर फ़ाइल के आपने 3 गाड़ियाँ कैसे ख़रीद ली? मालिक बेचने आया था आपको, फ़ाइल है आपके पास, एग्रीमेंट है कोई मुझसे, तो आपने कैसे ख़रीद ली गाड़ियाँ? कह रहे हैं हम ट्रांसपोर्टर हैं, हमारा कारोबार है, हम गाड़ियाँ बग़ैर फ़ाइलों के भी ख़रीद लेते हैं। हनीफ खान को मैं बोलता रहा कि सर आप मुझे प्लीज़ मेरी गाड़ियाँ दे दें। मेरी वालदा रोई, मैं ख़ुद रोया हूँ। मैंने बोला सर ये हमारा, मेरे वालिद साहब की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी है, और आप जो भी अगर आप मुझसे पैसे ही मांग रहे हैं मैं आपको दे देता हूँ, आप मुझे मेरी गाड़ियाँ दे दें। बहुत कोशिश की, मगर उसने बोला कि मैं आपको ऐसे नहीं दूंगा गाड़ियाँ। और वो एक मतलब भारी तवान जो होता है या भारी कहते हैं ना रकम जो होता है, वो मांग रहा था कि आप मुझे 15 लाख रुपए दे दें 3 गाड़ियों के 5-5 लाख के हिसाब से। पुलिस ने 1 साल तक गाड़ियों की बाजियाबी में कोई पेशरफ नहीं की, मगर एक दिन अफजल को अपनी गाड़ी राशिद मिनाज रोड पर नजर आई, तो उसने ताकुब के बाद सिराब गोड पर रोक ली। अफजल ने मौके पर मौजूद ट्रैफिक एहलकारों की मदद से गाड़ी तो हासिल कर ली, मगर थाना नॉर्थ नाजिबाद के तफ्तीशी अफसर जाहिद ने अफजल पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो अदालत में गाड़ी की बाजियाबी को पुलिस की कोशिश का नतीजा करार दे। अब पुलिस मुझे ये बोलती है कि आप कोर्ट में ये बताओ कि ये गाड़ी जो है स्नैप चेकिंग में रोकी है सुराबगोट थाने में। मैंने बोला मैं ये बात नहीं बोलूँगा। गाड़ी की बाजियाबी के बाद अफजल को पता चला कि इसकी गाड़ी पर चोरी की एक और FIR उस शख्स ने भी दर्ज करा रखी थी जिसने गाड़ी पर कब्जा किया हुआ था। झूठी FIR की बुनियाद पर बने केस के तफ्तीशी अफसर खुशनवाज पत्ताफी ने भी अफजल को हिरासा करने की कोशिश की। खुशनवाज पत्ताफी था, मुझे थाने बुला के बोलता है इसने मेरा ऐसे करके कल्ला मरोड़ा है, और मुझे कल्ला मरोड़ के बोलता है बहुत होशियार हो तुम। मतलब जी सर बोलें। कहता है बेटे मुल्जिम तो तुम भी बनोगे। ये आईओ मुझसे बात कर रहा है उसके केस का, जो उसने अपने आप को सेफ साइड करने के लिए FIR कराई थी। मैंने सर मैं आया हूँ सिर्फ इतना करने कि ये जो AWS 720 की एक फेक FIR हुई है 3 महीने पहले, इसको ख़त्म किया जाए। क्योंकि गाड़ी का मालिक मैं हूँ, इसकी FIR पहले मैं करा चुका हूँ 1 साल पहले। केस के तफ्तीशी अफसर गाड़ियां बाजियाब कराने में कोई काम करे ना करे, मगर बाजियाबी की कोशिश का आसरा देकर रकम जरूर बटोरते रहे। चंद माह बाद अफजल से नवाज नामी शख्स ने राब्ता किया और कहा हब आकर 5 लाख रुपए दे और अपनी गाड़ी वापस ले जाए। गाड़ी हथियाने वाले नवाज ने अफजल को यकीन दिलाने के लिए इसकी गाड़ी की ये वीडियो भी व्हाट्सएप पर भेजी और रकम लाने का भी कहा। आप चौकी आ जाओ, एक हाथ तुझे गाड़ी देता हूँ, एक हाथ मुझे पैसे दे दो, कोई मसला थोड़ी। बाकी गाड़ी में कराची नहीं दूंगा, पैसा देने से पहले आप आ जाओ। वो पहले आप सिर्फ अकेले आ जाओ, गाड़ी चेक करो, उसके बाद अपने बंदे को बोलो पैसे उठा कर आ जाओ। यार तुम कैसे बच्चों वाली बातें करते हो। अफजल ने कार हथियाने वाले नवाज की गुफ्तगू से तफ्तीशी अफसर जाहिद को आगाह किया, तो उसने मदद करने के बजाय नवाज को तावान अदा करके गाड़ी हासिल करने का मुफ्त मशवरा दे दिया। तफ्तीशी अफसर वही कह रहे हैं कि भाई आप अपनी गाड़ी पैसे दे के ले लें, मैं माजगोट जा नहीं सकता
और हमारी भी जान को ख़तरा है। माजगोड एक मोबाइल 3 सिपाही के साथ हम जाएंगे तो हम पे उल्टा गोलियों की बरसात हो जाएगी। आप खुद भी जाएंगे, हमें भी लेके जाएंगे। बेहतर ये आप पैसे देके अपनी चीज़ ले लें। इस बारे में जब तफ्तीशी अफसर जाहिद से बात की तो उसने दावा किया कि 2 गाड़ियां अफजल ने नहीं बल्कि पुलिस की कोशिशों से बरामद हुई हैं। हब चौकी पर गाड़ी के लिए रकम मंगवाने वाले नवाज को भी गिरफ्तार किया गया था, मगर उसने जमानत हासिल कर ली है। मरकजी मुलजिम हनीफ ताहाल फरार है। चंद माह के दौरान अफजल वकीलों की फीस के साथ तफ्तीशी अफसरों को भी लाखों रुपए अदा कर चुका है, जिसके लिए वालिदा के जेवर भी बिक चुके और वालिद भी दिल बर्दाश्त होकर कई बार अस्पताल पहुंच चुके हैं। इधर से वकील को देना है, आईओ को देना है, और ये अभी कल परसों भी 4 लाख मंगाए कि आप 8 लाख मंगाए, मगर अभी हमने कहा 5 आईओ से बात हुई, उसने कहा भाई आप 5 लाख दे दें। अच्छा, हमारा आईओ मुलजिमान से भी पैसे खा रहा है और हमसे भी खा रहा है। बाजियाबी के लिए आप तक कितने पैसे खर्च कर चुकी हैं आप? मैं 10 लाख मेरे खर्च हो चुके हैं। अफजल अपनी 3 गाड़ियों में से 2 गाड़ियां अपनी कोशिशों से हासिल कर चुका है, मगर तीसरी गाड़ी कहां है, किसके पास है, ये भी जानता है और पुलिस को भी बता चुका है। मगर कराची पुलिस के तफ्तीशी अफसरान की तरजीह शहरियों की दाद रसी के बजाय केस से ज्यादा रकम हासिल करना है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के दौरान एक कारकुन की जान चली गई। फैसल के घर सफ़े मातम बिछी है। वुरसा मुंतज़िर हैं कि इमरान खान आएंगे, उन्हें दिलासा देंगे। अगर ना आ सके तो कम से कम फ़ोन पर बातचीत हो जाएगी। 7 रोज़ बीत चुके हैं। फैसल की जुदाई के बाद घर वालों पर क्या बीत रही है, जानते हैं शाहीन मिशाल की इस रिपोर्ट में। खान साहेब आपका एक अदना कारकुन दरीना सिपाही लाहौर के फैसल अब्बास ने आपके लिए जान दे दी। कमाल का शख्स था, भाइयों को भी यतीम कर गया। लेकिन आप कहाँ हैं खान साहेब, आपने तो मुड़ के भी ना देखा। मैं तो उस दिन से मुझे ऐसे ही लग रहा है कि जैसे मैं दोबारा यतीम हो गया। वो काफ़ी अरसे से, मतलब 15-20 साल से इमरान खान के साथ ही था। उसको शुरू से सपोर्ट कर रहा था, शौकत खानम से लेके आज तक। फैसल को माँ ने रोका, बीवी ने समझाया, लेकिन आपकी कॉल थी, आपने उसे बुलाया था। बहाना बनाया उसने और चल दिया। कहते थे मेरा लीडर है, मुझे मत रोका करो, मेरा लीडर बुला रहा है। हमने सोचा आपको बता दें, मुमकिन है आप तक पैगाम दुरुस्त ना पहुंचा हो। खान साहेब पहले पहल तो उसकी बेटी समझी बाबा जर्मनी चले गए हैं। मामा ने बोला था कि जर्मनी गए हैं, पुप्पो के कंट्री। खान साहेब अब तो नन्ही ज़ैनब को भी पता चल चुका है कि इसके बाबा ने आपके लिए जान दी। इमरान अंकल, मेरे बाबा आपकी वजह से गए, मेरे बाबा वापस लाए। खान साहेब 7 रोज गुजर गए। इसकी माँ, बीवी और 2 मासूम बेटियां आपकी राह तक रहे हैं। हाँ साहब, मेरे भाई ने आपके लिए ही, आपके वीएन के पीछे ही अपनी जान का नजराना दे दिया इस मुल्क के लिए। तो आप हमारे पास आए। मेरी जो उनकी बेगम है, मेरी वालदा है, हमारा भाई था, वो हमारे बाप की तरह था। उनकी छोटी बच्चियां हैं 2 उनकी छोटी, तो उनसे आके उनसे एक प्यार, हमदर्दी का इजहार ही कर देंगे। हमारे लिए वही बहुत है, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने सोचा आपको बता दें, मुमकिन है आप तक पैगाम दुरुस्त ना पहुंचा हो। खान साहब महज एक कॉल भी ना कर सके आप। कॉल पे कम से कम बात करके एक हमदर्दी ही है हमारे साथ, या उनका एक वो है, वो उनको बिल्कुल आएगी, हमें उम्मीद है उनसे कि वो करेंगे। खान साहब फैसल के घर आने वाले कारकुन ये समझ रहे हैं आपने कॉल तो की होगी, हो सकता है आप तक पैगाम दुरुस्त ना पहुंचा हो कि आपका अदना कारकुन जान से चला गया। बहुत छोटी है मेरी बेटियां, बहुत छोटी है, मैं नहीं रह सकती है मेरे मियां के बगैर। खान साहब इसके खून पर सियासत करें, लेकिन एक कॉल तो कर लें। बेटी को बाप का इंतजार है और घर वालों को आपका। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। शाहीन मिशाल की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है, उन्हीं से मजीद बात भी करते हैं, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अज़मा साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। 7 रोज़ बीत गए हैं, लेकिन पीटीआई की आला क़यादत ने अभी तक रब्ता नहीं किया है फैसल के घर वालों से। वो उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे इस पर आप?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جی میں لاحقین کے ساتھ دلی اظہار ہمدردی کرنا چاہتی ہوں. یقیناً جن کا جاتا ہے تکلیف اسی کو ہوتی ہے اور وہی سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ فتنہ اور فساد خان کی جو سیاست ہے وہ بہت سارے گھر جو ہیں وہ خالی کر رہی ہے, بہت سارے قیمتی لوگ نکل رہی ہے اور اس آدمی کو اب بھی احساس نہیں ہو رہا. یہ ایسا ہی ایک سنگ دل شخص ہے جس نے کبھی جو ہے وہ ایموشنز کی قدر نہیں کی. یہ اپنے کزنوں کی فوتگیوں پہ نہیں جاتا رہا. یہ جو ہے وہ اپنے طویل گنڈوں کے جو ہے اس کے مطابق چلتا ہے. اب یہ کے پی کے اندر بیٹھ کر, چونکہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ مختلف جو فیملیز ہیں, خاص طور پر جو پولیس اہلکار جس کو گولی لگی تھی اس کے گھر گئی تھی, اس کی دیکھا دیکھی اس نے شروع کیا کہ یہ بھی اپنے پہلی دفعہ زندگی میں پہلی دفعہ کسی ایک ورکر کے پاس گیا. لیکن ان کو اس سے سوال پوچھنا چاہیے کہ تمہاری جو کرسی کی ہوس ہے وہ کتنے گھر خالی کرے گی, تمہاری کرسی کی جو ہوس ہے وہ اس ملک میں کتنی آگ لگائے گی, تمہاری جو فتنہ اور فساد کی سیاست ہے وہ آخر کب ٹھنڈی ہوگی. اور یہ فون جو ہے وہ نہ کرنا یا ان سے رابطہ نہ کرنا یہ اس کی پرانی عادت ہے. اس نے اپنے کزنوں کے کبھی جنازے نہیں پڑھے, ان کے افسوس پہ نہیں گیا, وہ کبھی اپنے دوستوں کے افسوس پہ نہیں گیا اور اس کو افسوس سے منع کیا گیا ہے. اور اب بھی پشاور کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ سیاست کر رہا ہے. جو ایک آدھا پشاور میں کوئی ان کو ملا اس کے گھر جا کر انہوں نے فوٹو کھینچا لی. منع کیا گیا, کیا سمجھ رہی ہیں, کس کی جانب سے منع کیا گیا, کون منع کرتا ہے کہ افسوس نہ کیا جائے, تعزیت نہ کی جائے؟ جی یہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے پتا ہے. جی یہ جو معاملات ہوتے ہیں کچھ تعویذوں گنڈوں والے کہ جس کے اندر وہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو فوتگی والا گھر ہے وہاں نہیں جانا اور فوتگی والے معاملات سے دور رہنا ہے. بلکہ مجھے تو یہ بھی پتا چلا ہے کہ جو پشاور میں بھی جس اس کے بچے کے افسوس پہ گئے تھے وہ بھی ان کا اپنا گھر نہیں تھا. تو یہ عجیب و غریب معاملات ہیں. اس آدمی نے پہلے تعویذ گنڈوں کے سر کے اوپر حکومت کی اور اب جو ہے وہ اپنی یہ فتنہ اور فساد کی جو آگ ہے اس میں عام آدمی کو جھونک رہا ہے. خود کے بچے باہر بیٹھے ہیں, خود کے بچے باہر موجے کر رہے ہیں. یہ جو آج بھائی جو یہ جن کا یہ بھی شہید ہیں, ان لوگوں کے ساتھ بھی وہی تکلیف ہے ہمیں جو باقی کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے کہ یہ کیوں فیصل صاحب جو ہیں ان کی بچی جو یتیم ہوئی ہے اس کا جواب کون دے گا. کیوں عمران خان کی اقتدار کی ہوس ٹھنڈی نہیں ہوتی, کیوں وہ انسان ہر وقت انتشار چاہتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا, میں آپ کو یاد کرانا چاہتی ہوں ملتان جلسے کے اندر ایک جب یہ حکومت میں آنے سے پہلے 2013 سے 18 کے دور میں ملتان میں دھکم پیل سے جو ہے وہ لوگ مر گئے تھے اور وہ لوگ اشارہ کر رہے تھے کہ بندہ مر گیا تو وہ یوں کر کے پرے کر رہا تھا کہ پرے کر دو, ٹھیک ہے مر گیا تو مر گئے. تو یہ اس قسم کا سنگ دل آدمی ہے. اس سے کسی بھی قسم کی اخلاقیات کی کسی درد مندی کی توقع کرنا بالکل فضول ہے. بہت شکریہ عظمہ بخاری صاحبہ, آپ کا موقف ہم تک آ گیا. شاہین مشال ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہین, آپ سے یہ جاننا چاہیں گے, یہ آپ نے اس حوالے سے رپورٹ بھی تیار کی, ورثہ کا کیا کہنا ہے؟ کیا ورثہ کا پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت سے ابھی تک کوئی رابطہ ہو پایا ہے؟ ٹھیک ہے, لانگ مارچ کے دوران پی ٹی آئی کارکن فیصل کی موت اور ایسے میں 7 روز بیت گئے ہیں. عمران خان تعزیت کے لیے نہیں پہنچے ہیں. سوگوار فیملی عمران خان کی راہ تک رہی ہے. جی شاہین بتائیے گا, ورثہ کا کیا کہنا ہے؟ پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت سے ان کا کوئی رابطہ ہوا ہے اب تک؟ جی جو ان کے ورثہ ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ انتظار میں ہی ہے کہ خان صاحب 2 لفظ تسلی کے بولیں تو ہمدردی کے ان کے ساتھ بولیں, کال ہی کر لیں, کیونکہ ایک جوان ان کا گھر کا سہارا چلا گیا ہے, ماں کا سہارا گیا ہے, بچیاں یتیم ہو گئی ہیں, بیوی بیوہ ہو گئی ہے. لیکن خان صاحب کو فرصت نہیں ملی. آنا تو دور ہے کہ 2 بول تسلی کے نہیں بولے, ہمدردی کے نہیں بولے, ایک کال تک نہیں کی. وہ انتظار میں ہے کہ ان کا بھائی ان کا جو بڑا بھائی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم انتظار میں ہیں کہ ہمارے بھائی کی قبر پر خان صاحب آئیں, فاتحہ پڑھ لیں, تاکہ ہمارا بھائی جس نے ان کے لیے جان دی تھی, جو ان کے بلانے پر ایک کال پر وہ نکل گیا تھا منع کرنے کے باوجود. آس لگائے بیٹھے گھر والے. بہت شکریہ شاہین مشال, اپڈیٹ کیا آپ نے.